19 जुलाई 2026 को असम के शिवसागर जिले में प्रसन्ना बोर ठाकुर आराम से अपने घर में बैठे थे। फिर शाम करीब 5 बजे अचानक बाढ़ का पानी बहने लगा। पूरे इलाके में उनका घर सबसे ऊंचाई पर था, जहां पहले कभी बाढ़ का पानी आया ही नहीं। लेकिन 19 जुलाई को 2 घंटे के भीतर ही बाढ़ का पानी उनकी छाती तक पहुंच गया। बचने के लिए प्रसन्ना ने बेड पर कुर्सियां बिछाई और उनका पूरा परिवार रात भर इन्हीं कुर्सियों पर बैठा रहा। उनके पिता ने अपने 95 साल के जीवन में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। पूरा गांव पानी में डूब गया था। पास का ही दूसरा गांव होलांग कटौनी भी इसी दौर से गुजर रहा। रेखा मणि गोगोई अपने 7 साल के बेटे के साथ घर पर थी जब 1 घंटे के भीतर ही पानी उनकी छाती तक आ गया। पहले उन्होंने पड़ोसी घर में सड़न ली, लेकिन वहां भी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए रात करीब 8 बजे पड़ोसियों ने रेखा मणि और उनके बच्चों को पेड़ पर चढ़ा दिया। माँ बेटे ने उसी पेड़ पर 12 घंटे रात बिताई। ये कहानी सिर्फ इन 2 परिवार की नहीं, पिछले कुछ दिनों में असम में हजारों लोग ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। न्यूज चैनलों पर इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन पिछले 60 साल में असम अब तक की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि असम में यह हर साल की कहानी बन चुकी है। बाढ़ आती है, हजारों करोड़ का नुकसान होता है, लोग मरते हैं, सरकार बाढ़ से निपटने का वादा करती है। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि 5 साल हमें और दे दीजिए। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन बदला कुछ भी नहीं। असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, इसे समझने के लिए हमें यहाँ के भूगोल को समझना होगा। अगर आप नक्शे को देखें तो असम में 2 नदियां ब्रह्मपुत्र और बराक से घिरा हुआ है। ये 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है और पानी निकलने के लिए बांग्लादेश की तरफ से केवल एक छोटा रास्ता है। जब इन पहाड़ों पर बारिश होती है तो सारा पानी बहकर असम में आ जाता है। इसी वजह से असम का 40% हिस्सा हमेशा बाढ़ संभावित। इस बार असम में जो बाढ़ आई है वो ऊपर पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण है। 18 और 19 जुलाई को नागालैंड के वोखा और मोकोकचुंग और मोन जिलों में और असम के चराईदेव जिले में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश। नागालैंड में 8-9 घंटों के भीतर 137 मिमी बारिश हुई। असम सरकार ने इस बाढ़ का मुख्य कारण बताया है मोकोकचुंग के सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई और चराईदेव में 436% ज्यादा बारिश। कुछ ही घंटों में असम की नदियां का पानी खतरे के निशान को पार कर, विशेष रूप से असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से ब्रह्मपुत्र वो नदी है जो अपने पानी के साथ सबसे ज्यादा तलछट यानी गाद लेकर बढ़ती है। यह गाद मिट्टी और पहाड़ों से आती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम में आती है और ये रास्ता बहुत अस्थिर है। इस पूरी यात्रा के दौरान पहाड़ धंसते रहते हैं और भारी मात्रा में गाद जमा होती है। गाद की मात्रा इतनी ज्यादा है कि दक्षिण अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में भी ब्रह्मपुत्र की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर 5.5 गुना कम गाद है। क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज्यादा गाद होती है, इसलिए सारी गाद नदी के साथ बहती है। लेकिन अचानक जैसे ही असम के मैदानी इलाके आते हैं, गाद का बहाव धीमा हो जाता है, नदी के पानी की गति भी कम हो जाती है और यह सारी गाद यहाँ जमने लगती है। इस वजह से हर साल ब्रह्मपुत्र का तल धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठ जाता है और नदी के पानी को समेटने की क्षमता कम है, जिससे पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। 1912 से 1928 के बीच हुए सर्वेक्षण में ब्रह्मपुत्र 3871 मतलब 3870 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन 2006 तक यह दायरा बढ़कर 6000 वर्ग किलोमीटर हो गया। कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ गई। यह कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला सदियों से धीरे धीरे चल रहा था। और फिर 15 अगस्त 1950 को असम में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया। भारी भूस्खलन हुआ, पहाड़ ढहकर ब्रह्मपुत्र नदी में गिर गए। गाद इतनी मात्रा में जमा हो गई कि नदी का रास्ता अचानक बंद हो गया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, उसे रोकना असंभव था, इसलिए नदी ने अपना एक नया रास्ता बना लिया। गाद के साथ साथ इसका तल और भी ऊंचा उठ गया। केवल एक भूकंप की वजह से डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र का तल 10 फीट तक बढ़ गया, 10 फीट तक उठ गया। ये इतना विनाशकारी था कि इसे बोलिया पानी यानी पागलपन में बहने वाला पानी कहा। भूकंप के बाद असम में बाढ़ और तेज होने लगी। ब्रह्मपुत्र हर साल अपना रास्ता बदलने लगी। हुआ ये कि कभी नए इलाकों में बाढ़ आ जाती तो कभी पुराने बाढ़ संभावित इलाकों में इतने सूख जाते कि वहाँ पानी ही नहीं बचता था। हर दशक में बाढ़ का नक्शा नए सिरे से लिखा जाता है और ऐसा ही कुछ इस साल भी हुआ। असम में बाढ़ आमतौर पर ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र के किनारों पर स्थित जिलों में आती है। धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, मोरीगांव ये वो नाम है जो हर मानसून में सुने जाते हैं। लेकिन इस साल जो 3 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो अब भी आपातकालीन स्थिति में है। चराईदेव, जोरहाट और शिवसागर। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके दादा परदादाओं ने भी इतनी भयानक बाढ़ नहीं देखी। ऐसी भयानक बाढ़ हाल में 1950 में आई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि इन जिलों के लोग और अधिकारी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ इतना भीषण बाढ़ का कोई इतिहास नहीं है। 12 जिलों के 856 गांव पूरी तरह से डूब चुके। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने 7 लाख लोगों से उनके घर छीन लिए और 3 लाख लोग राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर। सवाल ये है कि इस सब से सरकार क्या कर रही है। असम सरकार के नेताओं ने हमेशा बाढ़ का समाधान ढूंढने का वायदा किया है, लेकिन ये वायदा सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहा। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया था। वे सत्ता में आए, लेकिन असम बाढ़ मुक्त नहीं हुआ। 2017 में बाढ़ आई, 160 लोगों की मौत हुई। 2017, 18, 19, 2020 हर साल बाढ़ आई और हर साल लगभग 100-200 लोग की जान गई। 2021 में जब विधानसभा चुनाव का समय आया तो गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग हर रैली में इस वादे को दोहराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे बाढ़ मुक्त बनाएगी और इस साल जब अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए बार बार घोषणा पत्र में बात की। एक बार फिर असम 60 सालों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। पिछले 10 सालों से और अगले 5 सालों के लिए असम में सिर्फ एक ही सरकार है। क्या असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए इतना समय काफी नहीं है? बाढ़ का केवल एक ही समाधान बताया जाता है, ब्रह्मपुत्र के तटों पर तटबंध, यानी कंक्रीट, सीमेंट और मिट्टी की दीवारें बनाना। अब तक असम में लगभग 4800 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए जा चुके हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ी बाढ़ आती है, जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ये कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। शोधकर्ता पार्थ दास का कहना है कि ठेकेदारों, अधिकारियों और राजनेताओं का गठजोड़ चाहता है कि तटबंध टूटते रहें ताकि मरम्मत का कारोबार चलता रहे और वो कमीशन से पैसा कमाते रहें। इसीलिए सरकार बाढ़ रोकने के लिए ट्रेजिंग पर ध्यान देती है। ट्रेजिंग का मतलब बुलडोजर और मशीनों के जरिए नदी से गाद निकालना, लेकिन ये भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी से गाद निकाली जाती है उतनी ही तेजी से वो वापस आ जाती है। सरकार की वेबसाइट पर देखिए, असम जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्षेत्र में बाढ़ और कटाव की समस्याओं को कम करने के लिए कोई दीर्घकालिक कदम नहीं उठाए गए, केवल अल्पकालिक और तत्काल कदम उठाए जाते हैं। यहाँ तक कि 2024 में भी जब असम में बाढ़ आई थी तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में बाढ़ एक भौगोलिक कारण से आती है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर। ये बात कुछ हद तक सच है, लेकिन ये भी सच है कि सरकार यहाँ कुछ उल्टे कदम उठा रही है, जिसकी वजह से स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। प्राकृतिक और भूगर्भीय कारणों के अलावा असम में बाढ़ के पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं: जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई। जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश पहले महीनों में होती थी, अब वो कुछ ही दिनों में हो जाती है और बारिश रोजाना 50 से 100 मिमी बढ़ रहा है। बाढ़ पहले से ज्यादा भीषण होती जा रही है और ज्यादा तबाही मचा रही। इसी तरह वनों की कटाई के बाद जब जमीन बंजर हो जाती है तो पानी ज्यादा तेजी से नीचे आता है और अपने साथ ज्यादा मिट्टी बहा कर लाता है। दुख की बात यह है कि इन कारणों को नियंत्रित करने के बजाय सरकार विकास के नाम पर पेड़ काटे और लगातार खनन कर रही थी, जिससे ब्रह्मपुत्र में और ज्यादा मिट्टी जमा हो गई। सबसे चौंकाने की बात यह है कि असम में कोई फ्लड प्लेन जोनिंग कानून पारित नहीं किया गया। जोनिंग कानून यह बताता है कि घर से नदी कितनी दूर होनी चाहिए, घर कैसा बनाना है, कहाँ खेती करनी है और कहाँ से खेती रोकनी है। 1975 में केंद्र सरकार ने राज्यों को फ्लड प्लेन जोनिंग का एक नया मॉडल बनाने के लिए भेजा था, लेकिन असम ने अभी तक इस विधेयक को पास ही नहीं किया है। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसका समाधान क्या है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रोफेसर परिमल सिंह भट्टाचार्य कहते हैं कि नदियों को नियंत्रित करने की कोशिश करना आपदाओं को बुलावा देना होता है। इन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमें बाढ़ के साथ साथ जीना सीखना होगा। असम में बाढ़ को आने से रोकना संभव नहीं है, लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकना संभव है। बाढ़ के साथ जीने का मतलब है ऊंचे स्थानों पर घर बनाना, क्योंकि जितना ज्यादा नुकसान होगा घरों की हालत उतनी खराब होगी। इसके अलावा हर गांव में ऊंचे चबूतरे बनाए जाने चाहिए जहां पीने का पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो।
पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए। हर पंचायत स्तर का आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 1990 के दशक में असम सरकार ने बाढ़ के साथ जीना योजना भी शुरू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस योजना को वापस लिया गया। इस तरह की योजना को पारदर्शिता के साथ लाने की जरूरत है। इसके साथ ही सरकार को राहत कार्यों में जुड़ी अपनी व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरकार द्वारा लोगों को दिए गए भोजन के पैकेट से सब कचरा बन गए थे, क्योंकि उन्हें सीधे बाढ़ के पानी में फेंक दिया गया था। इस पर लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, और भले ही सरकार कुछ करे या ना करे। जापान जैसे देश को देखें, भौगोलिक दृष्टि से जापान दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत देश है। वहां जितने भूकंप और सुनामी आते हैं उतने किसी अन्य देश में नहीं। ऊपर से वहां ज्वालामुखी फटते रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार और लोगों ने इन आपदाओं के साथ जीना सीख लिया। भूकंप और सुनामी के लिए वहां सटीक पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली, जैसे ही भूकंप आने वाला है लोगों को अलर्ट मिल जाता है और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा जाता है। हर गांव और जिलों में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। लोगों को बताया गया है कि इन परिस्थितियों से बचना कैसे और क्या करना है। सभी नए घरें भूकंप रोधी बनाए गए। यही कारण है कि 2 साल पहले जब जापान में 7.6 तीव्रता का बहुत तेज और शक्तिशाली भूकंप आया और उसके बाद सुनामी आई, तो उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना किसी अन्य देश में इतनी तीव्रता से होता है।